और ये सब इस वीडियो के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, इस चैनल की जो वीडियो आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं यार, वर्थ वॉचिंग है। आपके पैसे मैनेज हो जाएंगे, आप पैसे कमाना जान जाओगे, आप पैसे से पैसा बनाना जान जाओगे। अब जो आपके बचेंगे 10,000 रुपये, जो 10,000 रुपये बचेंगे उसको आपको सेव कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये 10,000 रुपये को लगाना कहाँ पे है ये भी मैं बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो 5 साल की उम्र से स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इनफैक्ट पेरेंट्स अभी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो वो अपने बच्चे का स्कूल में नाम 3 साल की उम्र में ही डलवा देते हैं। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले वक्त में लोग बच्चा पेट में आएगा उसका नाम स्कूल में डलवा देंगे। जोक्स आर पार्ट, लेकिन आप सोचो कि जो बच्चा 3 साल की उम्र से स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अगले 20 से 22 साल की उम्र तक वो स्कूल और कॉलेज में बिताता है ताकि एक अच्छा करियर बना सके, पैसे कमा सके और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जी सके। अब बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है उसको जॉब मिलने में। रीज़न क्या है? एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है। उसके बाद अगर किसी तरह से उसकी जॉब लग गई तो वो अगले 40 से 45 साल तक पैसे कमा के उसको पैसे मैनेज करने हैं और वो उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो कैसे मैनेज करने हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि थ्रू आउट द मंथ वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है, सैलरी आती है, महीना ख़त्म नहीं होता है, सैलरी ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि पैसा आता है, महीना ख़त्म नहीं होता है, लेकिन सैलरी ख़त्म हो जाती है। पैसे जा कहाँ रहे हैं, खर्च कहाँ हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल पाता है। तो ये स्ट्रगल जो आप कर रहे हो, इसके रीज़न क्या आप हो? शायद नहीं, शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे फेल हो जाता है ये सिखाने में कि बच्चा जब यहाँ से निकलेगा इस स्कूल या कॉलेज से तो आगे चल के उसको पैसे कमाने हैं और पैसे को मैनेज भी उसे ही करना है। पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे को मैनेज करना एक अलग बात है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है कि ये सिर्फ आपको पैसा कमाने का बता सकता है, पैसे को मैनेज करने का नहीं बताता है। और जब पैसे को मैनेज करने वाली बात आती है फाइनेंस की, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एमबीए या सीएज ही कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप दो लोगों को ऑब्जर्व करिएगा जिनकी सेम लेवल ऑफ अर्निंग होगी। एक इंसान पूरे महीने तक ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा होता पैसों को लेके कि यहाँ से पैसे वहाँ से पैसे, और एक इंसान उसी पैसे में इतनी आसानी से अपना पूरा महीना निकाल देता है, बावजूद उसके वो कुछ पैसे बचा भी लेता है और उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर देता है। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि उसकी बंगला भी है, गाड़ी भी है, घर जो भी करना है वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर रहा होता है। और यहाँ पे कुछ लोग फेल हो जाते हैं। ये जो फेल हो जाते हैं, क्या रीज़न यही है? नहीं, सिस्टम ऐसा है कि आपको 20 से 22 साल की उम्र तक धकेल दिया जाता है कि स्कूल में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक मशीन की तरह सिखाया जाता है कि ये चीज़ें ऐसे करनी है, वो चीज़ें वैसे करनी है। बाकी आगे चल के आपको 40 से 50 साल जो पैसे मिलते हैं उसको मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता है आपको। दिक्कत उसमें क्या आती है कि अब जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि आप कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन करके फिर वहाँ पे जाके आप सीख पाओ, और फिर कहाँ से कौन इतना टाइम दे पाएगा। इनकम टैक्स की डेटा के हिसाब से 3% उससे कम ही लोग हैं जिनकी की नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। 97% लोग ऐसे हैं जिनकी की नेटवर्थ 1 करोड़ से कम है। क्या वो 3% लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादातर उसमें बिजनेसमैन हैं, और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई बहुत एवरेज रही है। धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, एक निरमा वाले कार्सन भाई हैं, जितने भी बिजनेसमैन आप जानते हैं, आप सबको उठा के देख लीजिए, उनकी पढ़ाई बहुत एवरेज रही है। लेकिन आगे चल के उन्होंने जो चीज़ रिक्वायर थी उसमें उन्होंने अपनी नॉलेज गैदर की और आगे बढ़ गए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब पढ़ाई नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई आपको बिल्कुल करनी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको वो स्किल्स अपने साथ रखनी है, वो स्किल्स एक्वायर करनी है जो आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेंगी। अब जब स्किल एक्वायर करने की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा कोर्स जाके ज्वाइन करो जिसमें कि आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएं। टाइम ही नहीं होता है। और अगर चीज़ें सिखाई जा रही हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो मैं क्या लेके आया हूँ यहाँ पे आपके लिए? मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ये कि जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं और जिनके पास वक्त नहीं है कि लोग कॉलेज या
किसी इंस्टीट्यूट जाके वो चीज़ें सीख पाएँ। ज़्यादातर चीज़ें जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाता हूँ, जैसे अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, उनके फाइनेंसेस को जो मैनेज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ज़्यादातर लोग जो फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो थोड़ा-सा वक़्त टाइम दे सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, तो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है, फाइनेंस मार्केट स्कूल। स्कूल इस चैनल के नाम में सिर्फ़ इसलिए मैंने रखा है कि यहाँ जो चीज़ें मैं बताऊँगा, वो ए से लेकर ज़ेड तक, ऐसा नहीं कि बीच में आपको KAF LMN ऐसे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, नहीं, यहाँ पे 0 से 100 लेके जाऊँगा और जो चीज़ें सिखाऊँगा जिस तरह से चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल पे जो चीज़ें होंगी, वो एक 10 साल का भी बच्चा अगर देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ रहा होगा, और एक 40 साल या 50 साल का इंसान देख रहा होगा तो भी उसको समझ में आ रहा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो इस वीडियो को पॉज़ कर दीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। बाद में इसको जब आपको टाइम होगा तब देखिएगा। अगर अभी आपको कोई ज़रूरी काम है तो वो जाके कर लीजिए। जैसे कि आपको रील देखना हो सकता है, स्क्रॉल करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रील्स नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए देखना चाहिए। लेकिन कितना वक़्त आप दे रहे हो, इस चीज़ का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रील्स में लोग दे रहे हैं, जो कि कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल देखिए, 1 घंटे रील देखिए, 1.5 घंटे, आप आधा टाइम ऐसा डिवाइड करिए, आधा टाइम रील देखिए, एंटरटेनमेंट करिए, आधे वक़्त को आप ऐसे करिए कि आपकी लाइफ़ में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। वो चाहे कुछ सीखने से लेकर हो या फिज़िकल एक्टिविटी करो, आप एक्सरसाइज़ करो, अपनी शरीर का ध्यान दो या कुछ सीखो नई चीज़, जो काम कर रहे हो उस काम में अपने आप को एक्सेल करो। लेकिन टाइम का ध्यान रखो कि कितना टाइम आप कहाँ पे दे रहे हो। और मैं कांग्रेचुलेशंस बोलूँगा आप लोगों को जो भी अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं, वरना रील्स की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है कि वो 1 डेढ़ मिनट से ज़्यादा की वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। तो आपको कांग्रेचुलेशंस, और आप ये वीडियो उसके साथ शेयर करिए जिसको कि आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि इस वीडियो की उसको ज़रूरत है, और अगर ये वीडियो आपको किसी के थ्रू आया है तो आप समझ जाओ वो इंसान आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और आने वाले 1 साल इस चैनल पे दे रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, चाहे आपकी उम्र 10 साल की है, चाहे आपकी उम्र 50 साल की है। जिनकी उम्र 50 साल की है वो तो ये मान के चलें कि अपने बच्चे को आपको ये नॉलेज पास ऑन करनी है, और अगर आपका बच्चा आके आपसे ये चीज़ें बता रहा है तो कम से कम आपको समझ में आ जाए कि आपका बच्चा गलती कहाँ पे कर रहा है। इसलिए ये चीज़ें आपको सीखनी है। और जो 10 से 15 साल, 20 साल की उम्र में है, आगे आपको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आज ये वीडियो जो आप देख के जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि लास्ट में आप कमेंट करके जाओगे कि यार ये वर्थ वॉचिंग था, यहाँ पे टाइम देना ज़ाया नहीं हुआ। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि स्कूल में आप जो सीखे हो वो आपको आज काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये वीडियो हर एक इंसान के थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाली है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों को जितना हम कठिन समझते हैं, एक्चुअली में वो चीज़ें होती नहीं है इतनी कठिन। बस हम पहले से ही मान लेते हैं कि अरे यार ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, इसलिए मुझे करना ही नहीं। आज के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं यार, हर एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, वो इंसान ही कर रहे हैं और इंसान द्वारा ही ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आपको फिर कैसे नहीं समझ में आ सकती हैं। और इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आएगा कि यार थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करके आपके पैसे मैनेज हो जाएंगे, आप पैसे कमाना जान जाओगे, आप पैसे से पैसा बनाना जान जाओगे। और ये सब इस वीडियो के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, इस चैनल की जो वीडियो आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं यार, वर्थ वॉचिंग है। तो बेसिकली आज इस वीडियो को मैं एक फाइनेंस का मास्टर क्लास बोलूँगा। मास्टर क्लास वो जो आपको लगेगा कि यार नहीं यार, फाइनेंस तो MBAs ही लोग समझ पाएंगे, CS लोग ही समझ पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंस में बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनीज़ के काम आती हैं, किसी और कॉर्पोरेट एंटिटी के काम आती हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ में काम नहीं आती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक जो हमारे नॉर्मल लाइफ में काम आती हैं और वो हमें पता होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, और फिर आपको दिखाऊंगा कि डिटेल में कैसे आप चीज़ों को समझ जाओगे और कैसे आपको पता लगेगा यार ये इतनी छोटी सी चीज़ थी और मुझे पता ही नहीं थी। और इसके बाद आप देखोगे कि आपके नॉलेज का लेवल फाइनेंस में कितना ऊपर हो चुका होगा। चीज़ों से आप डरना बंद कर दोगे, चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कर दोगे। तो फाइनेंस की मास्टर क्लास शुरू करने के लिए मैं आपको लेके आता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखेंगे फाइनेंस मास्टर क्लास में आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं: बजटिंग, सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स।
ये 4 चीज़ें हैं और क्लास के लास्ट में अगर आप ये चीज़ ध्यान देंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आप अगर समझ लिए, तो ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। आपको ये अगर समझ में आ गया कि पैसे को बचाना कैसे और पैसे को लगाना कहाँ पे है, आप बहुत आसानी से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएँगे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए पैसे बना रहा होता है। आप पैसे से पैसे बनाते हो। सेविंग करोगे, पैसे को कहाँ लगाओगे? तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए तो हो जाएँगी, जो कि इतनी कठिन है भी नहीं। तो शुरू करता हूँ एक-एक करके। बजटिंग, सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या ये वर्थ था या नहीं था, और ये देखेंगे आपको थ्रू आउट द लाइफ ये काम आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम बजटिंग से अपना, जो कि इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी कितनी इनकम हो रही है और आपको उसी हिसाब से आपके अपने खर्चे होने चाहिए। 50-30-20, ये 50-30, 50-30-20 ये क्या है? ये एक रेशियो है जो बताता है कि 50% आपको अपनी सैलरी का नीड्स में खर्च करना है, 30% वांट्स में और 20% इन्वेस्टमेंट में। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये अराइज़ होता है, क्या ये रेशियो सबके लिए काम कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं काम कर सकता है। किसी की सैलरी 50,000 से ऊपर है, 1 लाख है, तो उसके लिए हो सकता है काम करे, हो सकता है किसी की 50 से कम है, तो उसके लिए काम ना करे। तो क्या 50,000 वाली, जिनकी कम है 50,000 से सैलरी, उनके लिए है ही नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पे 50,000 से अगर आपकी ऊपर सैलरी है तो आपको क्या करना है, और 50,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको क्या करना है, वो दोनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आप बस पेशेंटली इस चीज़ को सुनते रहिए। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी 50,000 सैलरी है। अगर 50,000 सैलरी है तो आपकी 50,000 सैलरी बट जानी चाहिए। आपकी 25,000 आपके नीड्स में जाने चाहिए, 15,000 आपके वांट्स में जाने चाहिए और 10,000 रुपये आपके सेविंग में जाने चाहिए। सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट्स में जाने चाहिए। ये क्या आपको 10,000 रुपये अलमीरा में हर महीने रख देना है, या सेविंग अकाउंट में रखना है, या एफडी में रखना है, या डेट फंड में रखना है? ये कहाँ रखना है? ये सारी चीज़ें मैं अभी नीचे बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि 25,000 और 15,000 को कैसे मैनेज करना है। जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, आपको सबसे पहले 10,000 रुपये निकाल लेना है। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी सैलरी 40,000 रुपये ही है और आपको सारे खर्चे पूरे महीने में कोशिश करके 40,000 रुपये में ही निपटाने हैं। वरना अगर आप सोचोगे कि लास्ट में जो बचेगा उसको बचा लूँगा, तो आप फिर कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। और सेविंग ज़रूरी है या नहीं है? हो सकता है किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए ना हो। किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी है, ये भी मैं नीचे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। तो 25,000 रुपये आपको अपने नीड्स में खर्च करने हैं। नीड्स में आपके हो गए, आपके रेंट हो सकते हैं, आपके खाने के खर्चे हो सकते हैं, आपके बच्चों की फ़ीसें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको मैनेज करना है इसी 25,000 रुपये में कैसे भी करके। तो 25,000 में जब आप ये खर्चे मैनेज कर लोगे, तो ये 15,000 रुपये आपको बचा के क्या करने हैं? 15,000 रुपये आपको बचाने हैं आपके वांट्स के लिए। वांट्स आपके क्या होंगे? हो सकता है आप इस साल प्लान कर रहे हो कि आपको बहुत बड़ी वाली टीवी लेनी है आईपीएल देखने के लिए। हो सकता है आप कोई बाइक प्लान कर रहे हो कि बाइक खरीदना है 1 साल बाद। हो सकता है आप कार प्लान कर रहे हो। तो ये 15,000 रुपये आपको उसी में डालते रहना है आपके वांट्स के लिए। अब जो आपके बचेंगे 10,000 रुपये, जो 10,000 रुपये बचेंगे, उसको आपको सेव कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, और ये 10,000 रुपये को लगाना कहाँ पे है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि 50-30-20 के रेशियो में आपको अपने पैसे मैनेज करने हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स को सिखाता हूँ वो ये चीज़ है कि इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? सबसे पहले आपको 50,000 अगर आपकी सैलरी है, तो आपको 3 महीने के बराबर की सैलरी यानी 1.5 लाख रुपीज़ आपको अपने सेविंग अकाउंट में एज अ इमरजेंसी फ़ंड रखना है। इमरजेंसी फ़ंड क्यों रखना है मैं बता रहा हूँ। मैं तो ज़्यादातर ट्वीक करा देता हूँ इसको 6 महीने तक के लिए, मतलब 3 लाख रुपए जब तक ना हो जाए आप कुछ भी मत करो। मतलब थोड़े बहुत इधर-उधर करते रहो खर्चे, लेकिन कैसे भी कोशिश करो कि 5 से 6 महीने की सैलरी के बराबर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड क्रिएटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब भी आपको जॉब स्विच करना होगा, जब भी आपकी जॉब चली जाएगी, तो आप पैनिक नहीं करोगे। पैनिक नहीं करोगे कि अरे यार जॉब नहीं है, अगले महीने का खर्चा कहाँ से चलेगा, अगले महीने कौन पैसे देने वाला है। ये चीज़ें जब आप इतना पैसा बना के रखोगे, तो एक आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार चलो नौकरी कहीं न कहीं ढूँढ ही लेंगे या नौकरी स्विच कर लेंगे कहीं पे, अगर इस बीच में पैसे नहीं आ रहे तो मेरे पास पैसे रखे हुए हैं। और ये सबको करना चाहिए। आपको बहुत लगेगा अरे नहीं यार मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आपका ये इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट हो जाए,
उसके बाद आपको क्या करना है, ये 50-30-20 वाला रेशियो आपको फॉलो करना है। अब यहीं पे एक पॉइंट दिया है, रिवर्स इन केस ऑफ इंक्रीमेंट, इसको मैं बाद में समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर आपकी सैलरी 50,000 या उससे कम है तो क्या ये रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे? शायद मुश्किल होगा। तो उसके लिए कैसे मैनेज किया जाता है पैसे? अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तब आपको बकेट सिस्टम फॉलो करना। बकेट सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपको एक इमरजेंसी फंड अपना बना के रखना है कि अगर आपकी जॉब चली जाए तो आप पैनिक ना करो उस सीन में, और आपका खर्चा चलता रहे, बाकी आप जॉब हंट करते रहो। उसके बाद मैं ये सिखाता हूँ, अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो मैं कहूँगा कुछ पैसे कुछ महीनों के बचा के आप कोई एक ऐसी स्किल एक्वायर करिए। आपको ऐसे आपके जॉब में होगी कि आप ये डिग्री ले लोगे, जैसे सपोज़ करो आप फाइनेंस की जॉब कर रहे होगे तो आपको लग रहा होगा यार कि 1.5-2 लाख रुपए लगा के अगर एमबीए कर लिया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल नो डाउट आप उस चीज़ के लिए जाओ। आप मतलब वो सेविंग आपका उतना रिटर्न वो नहीं दे पाएगा जितनी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करा देगा। तो सबसे पहले कुछ पैसे बचा के अपनी स्किल एक्वायर करो जिससे कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कर लो तो आप अपने वांट्स के लिए इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो पैसे। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 30,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, तो आप खर्चे मतलब हर महीने 2-3 हज़ार रुपये ऐसे बचा बचा के निकालते रहो, और उसके बाद उससे आप अपने जो वांट्स पूरे करने हैं उसको पूरे करो। फिर आपको उसके बाद जब वो चीज़ें हो जाए, मतलब बेसिक नेसेसरी की चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो मिल जाए, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना है। फिर जो हर महीने आप पैसे बचाओगे उसको इन्वेस्टमेंट में लेके जाना है। वो भी कैसे लेके जाना है वो भी मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। तो अब आ जाते हैं कि अगर आपकी 50,000 से सैलरी कम है तो आपको क्या करनी थी, और 50,000 से ज़्यादा है तो क्या करनी। ये पॉइंट जो है ये मैं ट्वीक कराता हूँ ज़्यादातर क्लाइंट्स के साथ। मैं कहता हूँ रिवर्स इन केस ऑफ इंक्रीमेंट। अगर आपकी सैलरी 50,000 थी, अब वो 60,000 रुपये हो गई, यानी 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट आपको मिला। तो अब ये 60,000 को आप 50-30-20 में नहीं बांटना है। अब आपको इस 10,000 बढ़े हुए 10,000 को रिवर्स कर देना है, 20, 30 और 50 में कर देना है। मतलब कि आपको 50% अब आपको सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट में डालना है। यानी इस 10,000 रुपये का 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट कर देना है, और उससे 2,000 रुपये आपको नीड्स में लेके जाना है। कुछ अपनी नीड्स की चीज़ें बढ़ा लीजिए, और 30% सिर्फ आपके वांट्स में जाने वाले हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी 10,000 बढ़ रही है तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने खर्चे जो नेसेसरी वाले हैं वो वाले मत बढ़ाओ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। अगर आपको आगे कुछ ग्रो करना है, चीज़ें खरीदनी है, तो आप इन्वेस्टमेंट में पैसे डालो, और वांट्स के लिए आप सेम रख सकते हो 30%। तो अब आपका बजटिंग वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम सेविंग वाले पॉइंट में। सेविंग वाला पॉइंट, सेविंग करना ज़रूरी भी है या नहीं ज़रूरी है? यार ज़िंदगी 4 दिन की है, 4 दिन बाद चले जाना है तो सेविंग क्यों करना है? अगर आप ऐसा ही सोचते हो तो मेरे हिसाब से क्या 4 दिन बाद आप जब सोचे थे कि 4 दिन की ज़िंदगी, अगले 4 दिन बाद आप मर गए? नहीं मरे ना। भगवान करे आप ना मरो, आप ज़िंदा रहो। लेकिन जब आप देखते हो कि ज़िंदगी 4 दिन वाली 60 साल में जब देखते हो तो एक दिन 15 साल का निकल के आता है। तो ज़िंदगी बड़ी है, सेविंग करनी है या नहीं करनी ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अभी एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ, और आप डिसाइड करना कि सेविंग करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सेविंग करना है या नहीं करना है। 2 लोग हैं, एक मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं। दोनों की सैलरी मैं मान के चल रहा हूँ कि 50,000 रुपये है, और मतलब लाइफ टाइम इनकी सैलरी 50,000 रुपये ही रहने वाली है। मतलब ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन हम एक एग्ज़ाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं इस चीज़ को कि दोनों की सैलरी 50,000 इनके थ्रू आउट द लाइफ रहने वाली है। अब मिस्टर ए क्या करते हैं कि थोड़े से कम खर्चीले हैं, और मिस्टर बी कहते हैं यार 4 दिन की ज़िंदगी है, चुप मार के जियो, जो पैसे आ रहे हैं पूरे उड़ा दो। तो मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि मिस्टर बी अपना एक भी रुपए नहीं बचाते हैं, मिस्टर ए 10,000 रुपये बचाते हैं हर महीने। सैलरी इनकी 50,000 है, इनकी 50,000, ये बिल्कुल भी नहीं बचाते हैं, और ये 10,000 रुपये बचाते हैं। अब इनकी दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये 50,000 महीने का खर्च कर रहे हैं और ये 40,000 ही खर्च कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आने वाला नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये में ये कुछ चीज़ें अननेसेसरी खर्चे कर रहे होंगे, ये वही अननेसेसरी खर्चों को रोक दे रहे होंगे। तो अगर इस हिसाब से हम मान के चलें कि इनकी सैलरी ऐसे ही कांस्टेंट रहती है, तो अगर 1 साल बाद हम देखेंगे तो 10-10 हज़ार रुपये करके मिस्टर ए ने 1,20,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, और वहीं पे मिस्टर बी
ज़ीरो रुपए होगा इनके पास 1 साल बाद। और अगर इस टाइम पीरियड को हम 10 साल कर दें और ऐसे ही चलता रह गया 10 साल, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ इनकी सैलरी बढ़ेगी, ये अपने खर्चे बढ़ा देंगे। मिस्टर बी की सैलरी बढ़ेगी, मिस्टर बी सैलरी खर्चे बढ़ा देंगे, मिस्टर ए की सैलरी बढ़ेगी, तो ये भी खर्चे और सेविंग दोनों उसी रेशियो में बढ़ाने वाले हैं। तो अगर सैलरी को कांस्टेंट रखते हैं तो 10,000 हर महीने ये बचा रहे थे, तो उस हिसाब से 1 साल में 1,20,000 बचाएँ और 10 साल बाद आप देखेंगे कि मिस्टर ए के पास 12 लाख रुपए होंगे और इनके पास 0 रुपए होंगे। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया 10 साल के अंदर। मतलब छोटा-सा डिसिप्लिन, सिर्फ 10,000 रुपए बचाना बहुत बड़ी बात नहीं थी अगर 50,000 सैलरी थी। तो 10,000 रुपए नहीं बचाएँ और 10 साल बाद देखते हैं कि ये 12 लाख रुपए के पास अभी कुछ भी खरीद सकते हैं, 12 लाख रुपए का छोटा-सा प्लॉट खरीद सकते हैं। हालाँकि अभी बहुत मतलब बड़े शहरों में 12 लाख में आपको कुछ भी नहीं मिले, लेकिन कुछ जगह पे आपको 12 लाख में ज़मीन छोटी मिल सकती है। तो कुछ भी खरीद सकते हैं, ये कार खरीद सकते हैं, ये कुछ भी नहीं खरीद पाएँगे क्योंकि इनके खर्चे तो अपने होते ही चले जा रहे हैं, ये उड़ा दे रहे हैं। तो अब ये 10 साल में आ गया इनके पास 12 लाख। अब क्या हुआ कि मिस्टर बी को भी एहसास हुआ कि यार ऐसा है कि यार मिस्टर ए तो 10,000 रुपए थोड़ा-सा मेहनत करके इतना पैसा बना लिया 10 साल में, मैं भी बनाऊँगा। मिस्टर बी मेरी क्लासेस देख के गए थे। तो अब जब मिस्टर बी मेरी क्लास देख के आए तब इनको भी पता चल गया कि मुझे भी 10,000 रुपए बचाने हैं। मिस्टर ए की सैलरी 50,000 है, इनकी भी 50,000 है। अब मिस्टर ए हमेशा एक कदम आगे रहते थे। ये मुझे फ़ीस देते थे और ये मुझसे चुपके-चुपके थोड़ी-सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1,000 रुपए कम बचाना स्टार्ट कर दिया और 1,000 रुपए अपने पास नहीं रख रहे थे। ये कहीं पे जा रहा था 1,000 रुपए इनका और ये 10,000 रुपए बचा रहे थे। तो अब अगर ये 9,000 बचा रहे थे और ये 10,000 बचा रहे थे, तो साल भर में ये 1,08,000 रुपए बचाएँ और ये साल भर में 1,20,000 रुपए। ऐसे ही अगर ये करते चले गए तो 10 साल में इन्होंने 10,80,000 रुपए बचाए और ये 12 लाख रुपए बचाए। अब ये दोनों की सेविंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब ये 1,000 रुपए कहाँ गया है ये समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में आ जाएगा अभी। अब ये 10 हज़ार बचा रहे थे और ये 1,000 कम ही बचा रहे थे, लेकिन आप ये सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस 10 साल के बीच इन दोनों के घर में कोई भी बीमार हो सकता है? भगवान ना करे कि बीमार हो कोई भी, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो आ सकती है ना कि इस 10 साल में कोई भी हॉस्पिटलाइज़ हो सकता है और शायद ये 10 के 10 लाख पूरे इनके चले जाएँ और ये 12 के 12 लाख पूरे इनके चले जाएँ। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्वीक है, जो 1,000 रुपए जा रहा था, यहाँ पे ये 1,000 रुपए सेफ्टी दे रहा होगा मिस्टर ए को। अब अगर 10 साल बाद कोई इनके यहाँ बीमार हुआ और उसके इलाज में लग गए 10 लाख रुपए, तो सोचो कि इनके 12 लाख में से तो 10 लाख चले जाएँगे, तो इनके पास 2 लाख ही बचेंगे। और ये 1,000 रुपए जो जा रहा था इनका कहीं पे, वो जा रहा था इंश्योरेंस कंपनी को और वो इंश्योरेंस कंपनी दौड़ के आएगी, इनको 10 लाख रुपए देगी कि आप ये लो, 10 लाख रुपए से अपना इलाज करा लो। प्रीमियम थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं और ये क्लेम अमाउंट भी थोड़ा कम ज़्यादा, अभी एग्ज़ाम्पल के लिए इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। तो अब ये सोचो कि अगर आप 10 साल मेहनत करके 10 लाख रुपए बचा रहे हो, 12 लाख रुपए बचा रहे हो, तो क्या 1,000 रुपए खर्च करके उस 1 लाख 10 लाख को सेफ्टी नहीं देना चाहोगे? क्यों नहीं दे? इतनी मेहनत का पैसा है और ये किसी के बीमार होने पे ऐसे ही उड़ जाए, तो कितना दुःख होगा आपको। तो बेहतर ये है कि चलो, अगर आप यहाँ पे देखो कि 10,80,000 12 लाख बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 लाख 1 डेढ़ लाख के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन 1 लाख रुपए ये अगले 10 साल तक में 1 लाख रुपए दिए, साल भर में 12,000 ही गया होगा। ये अपनी इस पूरी सेविंग को सिक्योर कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी दे पा रहे हैं कि कोई बीमार होगा तो उनकी सेविंग ख़त्म नहीं होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी आके इनको पैसा दे के जाएगी। अब ये बात मिस्टर बी को भी समझ में आ गई, तो मिस्टर बी ने क्या किया, हो! मिस्टर ए तो एक स्टेप आगे थे, तो मैं भी अब आगे रहूँगा। अब आगे आप देखिए कि क्या होता है। अब फिर क्या हुआ कि सैलरी वही एज्यूम करते हैं 50,000। अब मिस्टर बी 9,000 सेव करने लगे। मिस्टर ए 9,000 सेव कर रहे थे, लेकिन मिस्टर ए, मैं बताया था कि एक कदम हमेशा आगे रहते थे मिस्टर बी से। अब ये 1,000 एक जगह देने लगे, 1,000 और एक जगह देने लगे। अब ये 8 ही हज़ार रुपये बचाते हैं और मिस्टर बी 9,000 बचाते हैं। साल भर में ये 96,000 बचाएंगे और ये 1,08,000। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 10 साल बाद अगर अमाउंट देखेंगे तो 10 साल बाद इनके पास 9,60,000 रुपए बचे होंगे और इनके पास 10,80,000 रुपए। फिर भी दोनों के सेविंग में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब डिफरेंस कहाँ पे है? जो 1,000 रुपए जा रहा था, इनका भी इंश्योरेंस में जाने लगा, इनका भी इंश्योरेंस में। मान लो कोई बीमार होगा तो इनकी सेविंग ये बची रहेगी, इनकी भी ये सेविंग बची रहेगी। अब बात आती है इस 1,000 रुपए की, कि इस 1,000 रुपए का क्या कर रहे थे मिस्टर बी। अब इस चीज़ को आप ऐसे देखिए, सपोज़ करिए कि ये दोनों किसी कार में जा रहे थे और इनका कार में एक्सीडेंट हो गया। भगवान न करे ये किसी के साथ भी हो, लेकिन एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, और इनका किसी कार में एक एक्सीडेंट हो गया और ये दोनों मर गए। अगर ये दोनों मर गए हैं तो इनकी फैमिली के पास 9,60,000 रुपए बचा और इनके पास 10,80,000 रुपए बचा। दोनों की फैमिली के लिए ये सर्वाइवल थोड़ा-सा मुश्किल होगा। अब उनको पैसों की दिक्कत आने वाली है। लेकिन यहाँ पे 1,000 वाला एक ट्वीक है। जो 1,000 मेडिकल इंश्योरेंस में जा रहा था, मेडिकल इंश्योरेंस वाला तो पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच ही नहीं पाए। जो इलाज में खर्चे आएंगे वो तो दे देंगे, लेकिन अब 1,000 रुपये ये जो दे रहे थे, ये टर्म इंश्योरेंस में दे रहे थे। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि जब आप नहीं रहते हो तब एक सर्टेन अमाउंट का जो कॉर्पस आपका होता है वो आपकी फैमिली को देता है इंश्योरेंस। अब कई लोग इस पे जोक बनाते हैं, यार इंश्योरेंस के फ़ायदे मरने के बाद ही दिखते हैं। ठीक है, चलिए मजाक की बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप नहीं हो और आप चाहोगे कि आपकी फैमिली स्ट्रगल कर रही हो, बेशक आपकी कमी आपका पैसा नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आपकी फैमिली को आने वाली थी पैसों को लेके आपके ना रहने के बाद, वो शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपकी कमी कोई भी पैसा नहीं पूरी कर सकता है, लेकिन आप जाने के बाद ये मेक श्योर करोगे कि आपकी फैमिली बहुत आसानी से ज़िंदगी चला पाए। तो अब देखिए उसका क्या हुआ कि अब अगर दोनों ही मर गए हैं इस केस में, इनकी फैमिली के पास 10,80,000 बचा, इनके पास 9,60,000 रुपए। अब इनको इंश्योरेंस कंपनी जो 1,000 का प्रीमियम दे रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज़ दे देगा। 50 लाख रुपीज़ ये, 9.6 लाख रुपीज़ ये, अप्रॉक्सीमेटली 59.6 लाख यानी 60 लाख रुपए इनकी फैमिली के पास होगा। ये एफडी कर देंगे या कहीं भी पैसे लगा देंगे, कुछ करके इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। लेकिन इनकी फैमिली के पास सिर्फ 10,80,000 रुपए होंगे, जो कि बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे मिस्टर ए ने खर्च करके हर महीने अपनी फैमिली को कितनी बड़ी सेफ्टी दे के चले गए, और ये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा के कुछ भी नहीं दे के जा पाए। अगर मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, एक सिनेरियो ले लेते हैं, दोनों ज़िंदा रह गए हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब दोनों ज़िंदा हैं, दोनों कैपेबल हैं कि सैलरी कमाते रहेंगे, अपनी फैमिली को चलाते रहेंगे, और 9,60,000 रुपये, 10,80,000 रुपये, दोनों के अमाउंट में कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। लेकिन रिस्क तो बियर कर रहा है ना इंसान, कि इनकी फैमिली भी रिस्क पे तो है, कम है, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको पैसे अगर 10,000 रुपये जैसे मैंने बताया कि बचाना है, तो उस 10,000 रुपये में से कैसे चीज़ें क्या-क्या करनी है, ऐसी चीज़ों में लगानी है जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से सही तरीके से अपने पैसे को खर्च कर रहा हूँ। और इंश्योरेंस को कभी भी बहुत लाइटली मत लीजिएगा। मजाक की बातें मजाक की होती हैं, लेकिन जब आप पे बीतती है, आज आप सोचो कि आप 5 लाख रुपए इकट्ठा रखे रहो और आप बीमार हो जाओ और वो 5 लाख चले जाएं, तो आपको बहुत दुख होता है। तो कम से कम ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहिए कि आप जो मेहनत करके पैसे बचा रहे हो, वो पैसे ऐसे किसी अनहोनी में ना चले जाएँ। और सोचो अगर आपने बचाए ही नहीं हैं, तो आप फिर अपने इलाज के पैसे कहाँ से देने वाले हो? जो शायद आपका घर होगा उसको बेच दोगे, जो आपकी ज़मीन होगी उसको बेच दोगे। तो इन पॉइंट्स को ज़िंदगी में ज़रूर सीरियसली लें। अब आगे वाला पॉइंट्स देखते हैं। तो अब हमने पॉइंट कवर कर लिया, बजटिंग कवर कर लिया, सेविंग कवर कर लिया, इंश्योरेंस कवर कर लिया। कैसे सेविंग कवर किया, सेविंग करनी है या नहीं करनी है, आपको पता चल गया ना कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो 10 साल बाद मिस्टर ए आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे ही रह जाओगे। कुछ ना कुछ वो खरीद रहे होंगे और आप देख के सिर्फ जल रहे होगे। तो सेविंग करनी है, और सेविंग करनी है तो सेविंग को बचाना कैसे, उसके लिए मैंने इंश्योरेंस का पॉइंट बता दिया। अब आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बताने से पहले मैं आपको इन्फ्लेशन बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान से सुनिएगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी आप इन्वेस्टमेंट में इधर मत ध्यान दीजिएगा, आप इधर ध्यान दीजिए कि अगर जैसे सपोज़ करिए कि मैंने आपको बोला कि 10,000 रुपये हर महीने आपको बचाने हैं, तो उस 10,000 रुपये को अगर आप अलमीरा में रखोगे तो वो 10,000 ही रहेगा। अगर सेविंग अकाउंट में डाल दोगे तो साल भर बाद 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक पॉइंट होता है इन्फ्लेशन का। अब आप वो पैसा अलमीरा में भी रख सकते थे, लेकिन बैंक में रखने का मतलब दूसरी जगह रखने को क्यों बोल रहा हूँ। इन्फ्लेशन का एक पॉइंट होता है महंगाई दर। महंगाई दर मतलब हमेशा हर साल महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो मैं मतलब रीजनल कंक्लूजन पे पहुँच पाया हूँ, वो 7 से 8% चली जाती है इन्फ्लेशन।
7 से 8% जाने का क्या मतलब है? मतलब आज जो चीज़ आप 1 लाख रुपए की पा रहे हो, अगले साल ज़्यादातर चांस है कि वो 1 लाख वाली चीज़ आपको 1,10,000 या 1,07,000 या 8,000 के आसपास मिलेगी। मतलब अगर 1 लाख रुपए आपके पास थे और आपने उसको अलमीरा में रखे थे, कोई चीज़ आज जो खरीदना चाह रहे थे, आप अलमीरा में ले जाके 1 लाख रुपए रख दिए और साल भर बाद जब आप उस चीज़ को फिर से खरीदने गए, तो आपको वो 1 लाख रुपए में नहीं मिल पाया। यही होता है इन्फ्लेशन, जो आपके पैसे को खा जाता है। मतलब आपके पैसे की परचेज़िंग पावर को कम कर दिया। आप अब वो 1 लाख वाली चीज़ 1,10,000 में हो गई है, आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते हो, अब आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए ले आने हैं। अब कर क्या सकते थे? आप उस 1 लाख को शायद एफडी में डाल देते, तो 7% का इंटरेस्ट मिल जाता, 1,07,000 रुपए हो जाता आपका, तो आप उस चीज़ को खरीद सकते। तब तो यार ऐसे लगेगा कि यार एफडी में डाला तो यार तो कुछ तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। यही चीज़ है, यही चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती। यही चीज़ अभी आप इसमें समझोगे कि सेविंग करनी है तो कैसे करनी है, और उसको इन्वेस्टमेंट में डालना है तो किस इन्वेस्टमेंट में डालना है और कैसे प्रपोर्शन में डालना है। तो अब आ जाते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर 1 लाख रुपए है तो आप सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलता है। जाके आप अपने बैंक से चेक कर लेना, 3% मिलता है। मतलब साल भर बाद आपका वो 1 लाख रुपए 1,03,000 रुपए हो चुका होगा। तो क्या साल भर बाद जो चीज़ साल भर पहले जो 1 लाख की मिलती थी वो साल भर बाद 1,03,000 में नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इसमें सेविंग अकाउंट में आप वही पैसे रखिए जिसकी आपको ज़रूरत हमेशा लगती रहती है। बाकी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप पैसे को अपने एफडी में रखिए। अगर आप एफडी में डाल देंगे तो 1,06,000 या 7,000 रुपए आपका हो जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में शायद 8 साढ़े 8% मिल जाता है, लेकिन रफली यही होता है कि 1,07,000 के आसपास आपको मिलेगा। 7 से 8% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है आपको। अब ये क्या है? डेट फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है? इक्विटी शेयर मार्केट क्या है? अब सोचो कि यहाँ पे 12% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 14% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो हम सेविंग फिक्स डिपॉजिट में क्यों रखें? यहीं पे डाल दें पूरा पैसा? नहीं, यहाँ पे रिस्क है, और रिस्क के हिसाब से आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपकी रिस्क प्रोफाइल बनती है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए होगा, ज़्यादातर मैं क्लाइंट्स का जैसे करता हूँ कि पहले उनका देखता हूँ रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट निकालने के लिए उनका मैं अर्निंग देखता हूँ, एक्सपेंसेस देखता हूँ, उनके इन्वेस्टमेंट्स देखता हूँ, सारी चीज़ें। अब ये 10 लाख अगर आपके पास होंगे तो मैं इसको बाइफरकेट कराता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, तब जाके ये एक आपका अच्छा सा पोर्टफोलियो बनता है जिसमें कि आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखते चलिएगा, बस इसको समझिएगा। अब आने वाली वीडियोस में अगर आप ऐसे ही ध्यान देते जाएंगे, आप खुद अपना रिस्क एपेटाइट निकाल पाओगे और खुद समझ पाओगे कि किस पैसे को कहाँ पे डालना है। अब डेट फंड में आपको रफली 10% मिल जाता है, 9 से 10%, 8% मिल जाता है, ये फिक्स रहता है आपको। अगर डेट फंड में आपको लगाना है पैसे तो डेट फंड में लगाएंगे। 1 लाख रुपए अगर आपके हैं तो आपके ये 1,10,000 रुपए साल भर में हो जाते हैं। और वहीं म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्गर रन में आप देखोगे तो 12 से 14% के आसपास आपका रिटर्न आ जाता है। किसी किसी केस में 16 चला जाता है, बहुत रेयर होता है। तो अब आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसे 10 साल के लिए रखे हैं तो वो एक साल में आपका 14% के हिसाब से 1,14,000 बना देता है। और वही शेयर मार्केट में आपके 1,20,000 हो जाते हैं, 20,22,000 ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें आसान हैं? नहीं, ये चीज़ें एकदम फिक्स है कि साल भर बाद आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। 1,03,000, 1,07,000, 1,10,000। लेकिन यहाँ पे आपका 1,80,000 भी हो सकता है। कुछ टाइम बाद चेक करेंगे 70 भी हो सकता है, कुछ टाइम बाद चेक करेंगे 1,20,000 भी हो सकता है। तो एवरेज जब लॉन्गर रन में 10 साल 15 साल के लिए ये चीज़ें करेंगे तब आपको यहाँ पे रिटर्न दिखेगा। लेकिन रिस्क भी है यहाँ पे कि यहाँ पे कम भी हो सकता है, आपको गारंटी नहीं है रिटर्न की। तो फिर ज़्यादातर आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मेरे हिसाब से कुछ पैसे आपको एफडी में रखने चाहिए, कुछ पैसे डेट फंड में रखने चाहिए, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में रखने चाहिए। शेयर मार्केट में तो अभी आप बिल्कुल भी ना आइए, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। मतलब रिस्की होता है तो करना ही नहीं चाहिए फिर तो, ऐसा नहीं है। रिस्क तो बहुत सारी चीज़ों में है। अब आप ऐसे सोच के चलो कि आप कार चलाते हो, बाहर जाते हो, रिस्क तो वहाँ भी है ना कि एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन आप जाते हो, रिस्क लेते हो चीज़ों को करने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। कार आपके पास रहता है, आपको पता है कि कार ऐसे चलाऊंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको कार चलानी आती है। इतनी स्पीड रखूंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ब्रेक इतना लेना है, क्लच इतना लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हो तो आप कार चलाते हो तो आपको रिस्क नहीं है। अब सोचो कि आप बिना सीखे ही कार लेके निकल गए, रिस्क है ना। एग्जैक्टली सेम स्टॉक मार्केट है, बिना सोचे समझे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए तो रिस्क है।
पैसा डूब जाएगा। लेकिन चीज़ों को सीख के की जा सकती है। ये जितने लोग कर रहे हैं, क्या पेट में से सीख के आए थे या भगवान से ऊपर से जाके ट्रेनिंग लेके आए? नहीं, ये इंसानी क्रिएट की गई चीज़ें हैं, इंसान ही इस चीज़ को कर रहे हैं। हाँ, सीख के डिसिप्लिन वे में जो कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड होता है, जैसे अगर आप 1,000 रुपये भी देंगे म्यूचुअल फंड को ना, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर वो आपके 1,00,000 रुपये को किस किस कंपनी में, उस 1,000 रुपये को किस किस कंपनी में लगाना है, या 1,00,000 रुपये कोई भी अमाउंट होगा, वो डिसाइड करते हैं। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी में कितना कितना पैसा डालना है, किस रेशियो में डालना है, और किस कंपनी में पैसा नहीं डालना है वो भी यही डिसाइड करते हैं। अब शेयर मार्केट में आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक कार लिए हैं और कार आपको चलाना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक ड्राइवर रखेंगे, और ड्राइवर रखेंगे, ड्राइवर कार चलाएगा और आप आराम से बैठ के जाएंगे। और धीरे धीरे, मैं तो कहता हूँ कि ड्राइवर को कार चलाने दीजिए और आप भी सीखते रहिए। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप कार चलाने में पारंगत हो जाएंगे और ड्राइवर को हटा देंगे। सेम वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड और आपका स्टॉक मार्केट। जब तक आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज कर रहे होंगे, वो आपके पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे नहीं लगाने। और आप ये लॉन्गर रन में भी कर सकते हो कि आपको मार्केट नहीं सीखना है, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड, लेकिन किस म्यूचुअल फंड में लगाना है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे, लेकिन लगाना किस में है, किस में अच्छा रिटर्न आएगा, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाता रहूँगा कि कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं अपने लिए। तो अब उसके बाद जब मैं ट्विक करने के लिए यही बोलता हूँ कि आपने कार खरीदी, यानी म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया। अब म्यूचुअल फंड यानी ड्राइवर, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप सीखते रहिए, कार को सीखते रहिए, फिर जब आपको चलाना आ जाए तो आप कार चलाइए। वैसे ही आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के मार्केट सीखते रहिए। और मार्केट, ये स्टॉक मार्केट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिखाने वाला हूँ एकदम स्कूल के फॉर्म में। मैंने सबसे बड़ी कमी यहाँ पे क्या देखी है पता है, कि स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं अवेलेबल है। कि मतलब एक 0 से 100 तक, मतलब ए से जेड तक, मतलब शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ से करें। अगर स्टॉक मार्केट का कोई स्कूल होता तो वो कैसे सिखा रहा होता बच्चों को कि शुरू से लेके अंत तक। एग्जैक्टली मैं वैसे ही इस फाइनेंस मार्केट स्कूल चैनल पे सिखाने वाला हूँ। स्कूल इस चैनल के नाम में मैंने इसीलिए रखा है। तो ये शेयर मार्केट में आपको 0 से लेके 100 तक पहुंचाऊंगा। तब तक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं बताऊंगा कि किन म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है और किन में नहीं करना है। तो शेयर मार्केट आपको मैं सिखाऊंगा, और जब आप शेयर मार्केट सीख जाओगे तब आप देखोगे कि आपको म्यूचुअल फंड के पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही 20 से 22% आराम से रिटर्न जनरेट कर रहे होगे खुद के नॉलेज के बेसिस पे। क्या ये नॉलेज एक दिन में आएगी? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा मेरे ऊपर। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप साल भर इस चैनल पर देने के बाद आप आना और इसी वीडियो पे कमेंट करके जाना कि क्या जो मैंने प्रॉमिस किया था वो चीज़ मैंने डिलीवर किया या नहीं किया। क्या आपने जो वक्त दिया इस चैनल पे वो वक्त बेकार गया आपका, या किसी फॉर्म में आपको उसने फ़ायदा पहुंचाया। तो स्टॉक मार्केट जो है, इसमें आप, स्टॉक मार्केट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी पैसा मत लगाइएगा जब तक कि आप बिल्कुल सीख ना जाइए स्टॉक मार्केट में कैसे लगाते हैं। तब तक आप म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट डेट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस मेरी टोटली स्टॉक मार्केट पे हैं, और वो एकदम बेसिक से, मतलब वो क्लास अगर 10 साल का बच्चा देखेगा या 50 साल का इंसान देखेगा, सबको समझ में आने वाली है। और मैं तो कहूँगा अगर आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट है या कॉलेज चल रहा है या आप 11-12 में हो, डेली के आधे 1 घंटे निकाल के पूरे वीक में इस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आए फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जब आप ये करते रहेंगे, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज से निकलते निकलते आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद पे आ चुका होगा कि यार कुछ पैसों लगा के मैं खुद का अपना कैरियर बना सकता हूँ, शायद मुझे जॉब की भी ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन इसमें आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन भी मुझे चाहिए होगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस अपलोड करता जाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और आप देखते जाना। एक तरफ से जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप उसको फिर से देखो, और जो नहीं समझ में आए, यहाँ पे चीज़ें जो नहीं समझ में आई, जो चीज़ें छूटी लगें आपको कि नहीं यार छूट गई ये चीज़ें, आप कमेंट करके बताना। हर वो क्लास के बाद मैं कमेंट पढ़ूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में उन वीडियोज़ में उन टॉपिक्स को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। इस तरह से आप मेरा हाथ पकड़ो, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा।
थैंक यू सो मच अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। आप मतलब मैं सिर्फ़ आपके लिए इतना बोलूँगा कि आप लाइफ़ में अपने सीरियस हैं, कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है जो मतलब आपको हाथ पकड़ के लेके चले कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है और एक ट्रू पिक्चर दे। आप स्टॉक मार्केट आप बहुत वीडियोज़ देखते होंगे, ये फेक लाइफ़स्टाइल प्रमोट कर रहे हैं लोग, इतना बन जाता है, इतना बन जाता है, सब चीज़ें झूठी हैं। सारी चीज़ों का मैं ट्रू पिक्चर यहाँ पे रखने वाला हूँ इस चैनल पे। फिर आपको सही समझ में आएगा कि यार स्टॉक मार्केट में अगर कुछ लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो क्यों कमा रहे हैं और जो नहीं कमा रहे हैं, वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। मैं यहाँ मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपका वक़्त चाहिए। आप अपना वक़्त यहाँ पे दीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपको एकदम मैं पिछले 6 से 7 साल से मार्केट कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने गलती कर के सीखी हैं, लोगों के देखे हैं कि क्या चीज़ गलत वो बता रहे हैं, वो चीज़ें जो सही पिक्चर नहीं रख रहे हैं, जो पिक्चर रख रहे हैं वो मैनिपुलेटेड है, तो वो सारी चीज़ों को मैं एकदम क्लियरली यहाँ पे रखने वाला हूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्पज़ है, इस चैनल का पर्पज़ है कि मैं चीज़ों को सही तरीके से लोगों को सिखा पाऊँ और लोग मतलब सही चीज़ जान पाएँ। मैं क नहीं कहता हूँ कि आप पैसे लेके आओ मार्केट में लगाओ और यहाँ पे लगाओ, वहाँ पे लगाओ, बिल्कुल ये करना ही नहीं है। आप पहले देखो कि चीज़ें हैं क्या? जैसे आप समझो कि स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या रिस्क होते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है उस रिस्क को, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। और शेयर करिए इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जिसको आप देखना चाहते हो लाइफ में ग्रो करते हुए, और कोई अगर आपको भेजा है तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो आपका दिमाग खोल देंगी। तो अगले आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।